हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ हेवन एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। एक्ट के नाम से पता चलता है कि ये एक्ट सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट के लिए है, सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट से डील करता है। ये एक्ट सिर्फ वुमेन के लिए है, ये एक्ट सिर्फ वुमेन के वर्कप्लेस के लिए है। सेक्सुअल हरासमेंट नाम से स्टार्ट हो रहा है। सेक्सुअल हरासमेंट मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जिससे एक फीमेल वर्क प्लेस पर सेक्सुअली हरास फील करती है। इस एक्ट को बनाया तीन चीज़ों के लिए। सबसे पहले तो हम प्रोहिबिट करेंगे कि किसी वुमेन के साथ ऐसा ना हो। दूसरा, हम प्रोहिबिट करेंगे कि देखो यहाँ पर कि इस फॉर्म में, इस ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिवेंट मतलब ऐसा ना हो, प्रोहिबिट मतलब हम उसको स्टॉप करते हैं। और तीसरा है रिड्रेसल। अगर किसी के साथ ये गलत काम हुआ है तो रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाया गया है। रिड्रेसल मैकेनिज्म को वुमेन को वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स को रिपोर्ट करने और उन्हें रिजॉल्व करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस देने के लिए डिजाइन किया गया है। फॉर दिस मैकेनिज्म टू सर्व इट्स पर्पस, सभी को ये समझना होगा कि ये कैसे काम करता है। ये एक्ट हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज के लिए सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी, जिससे जनरली पॉश पॉलिसी कहते हैं, बनाने के लिए कहता है। आपको न्यूट्रल होकर इस लॉ को पढ़ना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। एज फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी आपको इस टॉपिक का पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एज कंपनी सेक्रेटरी आपको कंपनी के अंदर इसकी कमेटी बनानी होती है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, शॉर्ट में आईसीसी कहते हैं। As company secretary, डायरेक्टर्स रिपोर्ट अंडर सेक्शन 134 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में इसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड के बारे में बात कर लेते हैं। जेंडर इक्वालिटी का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके प्रियम्बल में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में शामिल है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोगों को बिना डिस्क्रिमिनेशन के फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। ये सभी लोगों की इक्वालिटी, इंडिविजुअल की डिग्निटी, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट और नेशन की यूनिटी को बनाए रखते हैं। आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी। आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। किसी भी पर्सन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलता है, कानून की नज़र में सब बराबर है। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड्स पर सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन को आर्टिकल 15 रोकता है। आर्टिकल 21 लाइफ की प्रोटेक्शन और पर्सनल लिबर्टी के फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। आर्टिकल 19(1)(g) सभी सिटीजन्स को कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करने का या कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस करने का फंडामेंटल राइट देता है, जिसमें राइट टू अ सेफ एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट भी शामिल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये सब फंडामेंटल राइट्स दिए। अब अगर किसी वुमेन के साथ वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो इन सभी फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन है। अब हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, इस एक्ट की ज़रूरत ही क्यों हुई। 1992 में एक दलित वुमेन थी, भवरी देवी, जो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम करती थी। भवरी देवी ने एक जगह जाकर उनके घर में चाइल्ड मैरिज रुकवा दी थी। चाइल्ड मैरिज रुकवाने का नतीजा ये हुआ कि वो लोग भड़क गए और भवरी देवी के घर पे आके भवरी देवी के हस्बैंड को बांधा और मारा, और भवरी देवी का उसके हस्बैंड के सामने रेप किया, ब्रूटली गैंग रेप किया। इस इंसिडेंट से पता चला कि वर्किंग वुमेन को रोजाना किन खतरों का सामना करना पड़ता है, और इस इंसिडेंट ने सेफगार्ड इंप्लीमेंट करने की अर्जेंसी को हाईलाइट किया। देश में वर्किंग वुमेन के हक की आवाज उठाते हुए वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट और लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल फाइल की अंडर द बैनर ऑफ विशाखा। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने लैंडमार्क जजमेंट विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस को माना था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी और यूनियन ऑफ इंडिया को वर्कप्लेस पर होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट से निपटने के लिए
एक एप्रोप्रिएट लॉ बनाने के डायरेक्शंस दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहली बार ग्लेयरिंग लेजिस्लेटिव इनएडिक्वेसी को माना, एक्नॉलेज किया। इसका मतलब एक क्लियरली दिखती हुई लॉ की कमी है और वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट को ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन माना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस फॉर्म करी। विशाखा गाइडलाइंस बनाते समय सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में अडॉप्ट किए गए कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को भी कंसिडर किया, ध्यान में रखा, जिस पर इंडिया ने साइन भी किया है और रेटिफाई भी किया है। एज पर विशाखा जजमेंट, जब तक इस सब्जेक्ट पर कोई एक्ट नहीं बनता तब तक ये विशाखा गाइडलाइंस, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के अंडर इशू की गई हैं, लॉ की तरह इफेक्टिव रहेंगी। और प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों सेक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन को उनको फॉलो करना जरूरी होगा। 1979 में एक कन्वेंशन हुई थी ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसे यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में अडॉप्ट किया गया। इंडिया ने भी साइन किया और रेटिफाई किया ऑन 25 जून 1993। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इट इज टिपिकली नोन एज एन इंटरनेशनल बिल्स ऑफ राइट्स फॉर वुमेन। इसमें यह जरूरी किया गया कि रेटिफाइंग नेशंस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ में वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म करें और इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए लॉ बनाएं। सबको डिग्निटी के साथ काम करने का मौका मिले, विमेन के साथ भेदभाव ना हो। 1992 में विशाखा इंसिडेंट हुआ। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा जजमेंट पास किया। उसके बाद 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर लॉ आया। 1997 से 2013 तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही फॉलो किया गया। इट एक्टेड एज प्रेसिडेंट। 1999 में विशाखा जजमेंट के बेस पर पहली बार सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल हुआ। The first case before the Supreme Court after Vishakha in this respect was the case of Apparel Export Promotion Council versus A.K. Chopra. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा जजमेंट में दिए गए लॉ को रीइटरेट किया, दोहराया और दिल्ली बेस्ड एपरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक सीनियर ऑफिसर के डिसमिसल को सही ठहराया। A.K. Chopra was found guilty of sexually harassing a subordinate female employee at the workplace. 2007 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस बिल 2007 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ। यहीं से इसको पॉश का नाम मिला। 2010 में दोबारा से बिल बना और लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस बिल 2010। 30 दिसंबर 2010 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया। मिस्टर ऑस्कर फर्नांडिस ने इस स्टैंडिंग कमेटी को लीड किया था। दिसंबर 2011 में स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दिया और बिल का टाइटल चेंज कर दिया गया। एंड फाइनली द एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 9 दिसंबर 2013। अगर आपको सेक्सुअल हरासमेंट के लॉ के बारे में पूरा नॉलेज चाहिए तो आपको एक्ट और रूल्स दोनों को पढ़ना चाहिए। ये एक्ट 2013 में बना था और इसके रूल्स भी 2013 में ही बने थे। Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013 and Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Rules 2013। इस एक्ट में 8 चैप्टर्स हैं और सिर्फ 30 सेक्शंस हैं। इस एक्ट का नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसे पॉश भी कहते हैं। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इस एक्ट की इफेक्टिव डेट है 9 दिसंबर 2013। विशाखा जजमेंट के हिसाब से सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है? सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स, पहली बात तो ये है कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स such unwelcome sexually determined behavior. Please focus on the word unwelcome.
अनवेलकम मतलब विदाउट कंसेंट। अनवेलकम का मतलब जिसको विमेन ने डिजायर नहीं किया था। ओके, सच अनवेलकम सेक्चुअली डिटर्मिन्ड बिहेवियर, आपने कोई भी ऐसा बिहेवियर किया, चाहे डायरेक्टली किया हो या फिर इम्प्लीकेशंस के साथ किया गया। अब इसमें 5 चीजें आती हैं। फर्स्ट इज फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, आपने उसको फिजिकल कॉन्टैक्ट किया, यू टच्ड हर, ये भी एक अनवेलकमिंग सेक्चुअली डिटर्मिन्ड बिहेवियर हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा लोगों को टच करके बात करने की आदत होती है, तो बोलना पड़ता है प्लीज थोड़ा दूर होके बात करो। इस तरह से करने वाला कोई क्लासमेट हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है। फील होता है कि सामने वाले ने जो बात बोली है वो बिना टच किए भी हो सकती थी, अननेसेसरी टच करने का बहाना ढूंढते हैं। सेकेंड इज अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, यहाँ आपने टच नहीं किया, आपने डायरेक्ट आगे बढ़ के सेक्सुअल फेवर मांग लिया, मेरे साथ ऐसा करो तभी तुम्हें ये मिलेगा। जो लोग ज्यादा पावरफुल होते हैं वही ऐसा करते हैं। थर्ड इज सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, जैसे कि डबल मीनिंग बातें कमेंट करना, अगर सेक्सुअल तरीके से कमेंट करते हैं, लाइक यू आर लुकिंग वेरी हॉट, टू डिफिकल्ट टू इग्नोर। फोर्थ इज शोइंग पोर्नोग्राफी, अगर किसी को पॉर्न दिखाया तो हम बहुत क्लियरली इसको बोल सकते हैं शोइंग पोर्नोग्राफी इज सेक्सुअल हरासमेंट। फिफ्थ is any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature, कोई भी और चीज सेक्सुअल नेचर की जो अनवेलकमिंग है। अब देखो ये फिफ्थ पॉइंट है ना, इसने अपने आप को इंक्लूसिव बना दिया है। अदर के अंदर तो कुछ भी आ सकता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो नॉन वर्बल हो, सारी चीजों को कवर कर दिया है इसके अंदर। पांचवा जो पॉइंट है ये अपने आप में इस डेफिनेशन को इंक्लूसिव बना लेता है। किसी भी डेफिनेशन के अंदर अगर लास्ट पॉइंट में एनी अदर लिखा होता तो समझ जाना कि वो डेफिनेशन अपने आप में इंक्लूसिव तरह की है। ये तो है सेक्सुअल हरासमेंट की बेसिक डेफिनेशन। बेसिकली आपको 5 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट करता है तो, अगर सेक्सुअल फेवर्स मांगता है तो, अगर सेक्सुअल किसी तरीके से कमेंट करता है तो, अगर पोर्नोग्राफी दिखाता है तो, या फिर अगर कोई सेक्सुअली अनवेलकम एक्ट है तो। 5 बातें सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आती है, प्लीज नोट दैट। ओके, ये डेफिनेशन है सेक्सुअल हरासमेंट के एज पर विशाखा गाइडलाइंस। अब देखते हैं इस एक्ट में सेक्सुअल हरासमेंट की क्या डेफिनेशन दी गई है। As per Section 2, Clause N, sexual harassment includes any one or more of the following unwelcome acts or behavior, whether directly or by implication, namely, first is physical contact or advances, second is a demand or request for sexual favors, or third is making sexually colored remarks, or fourth is showing pornography, or fifth is any other unwelcome physical, verbal, or non-verbal conduct of sexual nature. दोनों डेफिनेशंस ऑलमोस्ट सेम है। सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज एन में दी गई है, और सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन को और वाइड करता है और कहता है कि सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में से कुछ भी हुआ तो सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। फर्स्ट इज implied or explicit promise of preferential treatment in the victim's employment। implied और explicit, जहां आप अपने एक्ट से बता रहे हो या फिर जहां आप एक्सप्लिसिटली प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं तुम्हें एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दूंगा, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें प्रमोशन दिलवा दूंगा, मैं तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पे ले जाऊंगा, अगर मैं तुम्हें फेवर कर रहा हूँ तो तुम मुझे फेवर करो। इट्स लाइक गिव एंड टेक। सेकेंड इज implied और explicit threat of detrimental treatment in the victim's employment। इम्प्लाइड या एक्सप्लिसिट, जहां आप अपने एक्ट से बता रहे हो या फिर जहां आप एक्सप्लिसिटली थ्रेट कर रहे हो कि मैं तुम्हें एम्प्लॉयमेंट में डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट दूंगा। डेट्रीमेंटल मीन्स कॉजिंग हार्म, इसमें थ्रेट होता है, दहशत, डर शामिल होता है। थर्ड इज इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट द विक्टिम्स प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। इसमें भी थ्रेट है, तुम मेरी बात मान लो और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें निकलवा दूंगा यहाँ से। अभी की नौकरी भी जाएगी जाएगी और कहीं और नौकरी लगने भी नहीं दूंगा। फोर्थ इज interferes with the victim's work or creating an intimidating or offensive or hostile
वर्क एनवायरनमेंट फॉर हर। आप उसके काम में इंटरफेयर कर रहे हो, उसके लिए इंटिमिडेटिंग एटमॉस्फेयर बना रहे हो। इंटिमिडेटिंग एटमॉस्फेयर बना रहे हो मतलब आप औरों के बीच उसको डोमिनेट कर रहे हो, उसके लिए ऑफेंसिव या हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट बना रहे हो। फिफ्थ इज ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट द विक्टिम्स हेल्थ और सेफ्टी। ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट जिससे विक्टिम के हेल्थ और सेफ्टी अफेक्ट हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट। व्हाट इज वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट? Workplace sexual harassment means any of the above mentioned act done at the workplace with the victim. सेक्सुअल हरासमेंट एक सब्जेक्टिव चीज होती है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है बेस्ड ऑन और इन्फ्लुएंस्ड बाय योर पर्सनल फीलिंग्स, ओपिनियंस, पर्सनल पर्सपेक्टिव और प्रेफरेंसेस ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन की पर्सनल फीलिंग्स, ओपिनियन, पर्सनल पर्सपेक्टिव या प्रेफरेंसेस से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। जिस स्टेटमेंट से एक वुमेन को फर्क ना पड़ता हो, दूसरी वुमेन उससे ऑफेंड हो जाए। Sexual harassment is a subjective thing and the intent does not matter. आपकी इंटेंशन मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स इज द इम्पैक्ट ऑन द विक्टिम। विक्टिम को कैसा लगा, इरादा नहीं बल्कि असर मायने रखता है, और ये ज्यादातर पावर के मैट्रिक्स में होता है। काम की जगह पर सेक्सुअल हरासमेंट का असर बहुत दूर तक जाता है और ये वुमेन के इक्वालिटी के राइट का वायलेशन है। वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट न केवल वुमेन के लिए एक इनसिक्योर और हॉस्टाइल वर्किंग एनवायरनमेंट बनाता है, बल्कि आज की कंपटीशन वाली दुनिया में उनके काम करने की एबिलिटी में भी रुकावट डालता है। काम पर उनके परफॉर्मेंस में इंटरफेयर करने के अलावा ये उनके सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी बुरा असर डालता है और उन्हें फिजिकल और इमोशनल सफरिंग देता है। फॉर्म्स ऑफ वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट। जनरली वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट दो तरीके से होता है। फर्स्ट इज क्विड प्रो क्यो। इट मीन्स दिस फॉर दैट, समथिंग इन रिटर्न। First point is implied or explicit promise of preferential or detrimental treatment in employment. Preferential treatment की बात करते हैं। Implied या explicit, जहां आप अपने एक्ट से बता रहे हो या फिर जहां आप explicitly promise कर रहे हो कि मैं तुम्हें employment में preferential treatment दूंगा। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हें प्रमोशन दिलवा दूंगा, मैं तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पे ले जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें फेवर कर रहा हूँ तो तुम भी मुझे फेवर करो। इट्स लाइक गिव एंड टेक। डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इम्प्लाइड या एक्सप्लिसिट, जहां आप अपने एक्ट से बता रहे हो या फिर जहां आप एक्सप्लिसिटली थ्रेट कर रहे हो कि मैं तुम्हें एम्प्लॉयमेंट में डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट दूंगा। डेट्रीमेंटल मीन्स कॉजिंग हार्म, इसमें थ्रेट होता है। इम्प्लाइड और एक्सप्रेस थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इसमें भी थ्रेट है। तुम मेरी बात मान लो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो फिर दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें निकलवा दूंगा यहाँ से। अभी की नौकरी भी जाएगी और कहीं और नौकरी लगने भी नहीं दूंगा। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। A hostile environment focuses on the atmosphere. First is creating a hostile, intimidating or an offensive work environment. आप उसके काम में इंटरफेयर कर रहे हो, उसके लिए इंटिमिडेटिंग एटमॉस्फेयर बना रहे हो। इसका मतलब आप औरों के बीच में उसको डोमिनेट कर रहे हो, उसके लिए ऑफेंसिव या हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट बना रहे हो। सेकेंड इज ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हेल्थ और सेफ्टी। ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट जिससे विक्टिम के हेल्थ और सेफ्टी अफेक्ट हो। ये सारे पॉइंट्स अभी हमने पढ़े हैं अंडर सेक्शन 3.2। चेक दिस आउट। पॉइंट 1, 2 एंड 3 क्विड प्रो क्यो। पॉइंट 4 एंड 5 हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।